नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी आप हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे, है ना। और हमारी जो क्लास चल रही थी करंट अफेयर्स की क्लास, इससे पहले 8 हो चुकी हैं और आज हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 9 है। और प्रैक्टिस सेट में हमारी क्लास हो चुकी है 5, है ना। तो प्रैक्टिस सेट में जो हमारी 15 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें 5 सेट हमारे हो चुके हैं और इसमें हमारी जो 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, इसमें हमारे जो 8 सेट हो चुके हैं। आज हमारा 9वां सेट है, ठीक है ना। एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों में ऑफलाइन में मैं क्लास के अंदर भी ये देख रहा था कि बच्चे बोल रहे थे कि सर छठी क्लास नहीं आई है। छठी क्लास भी आ जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। संडे में वो भी आ जाएगी, ठीक है ना। संडे में आ जाएगी, गारंटी है। तो छठी क्लास भी आपकी आ जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी तो आपकी 9 क्लास हमारी जो है 9वीं क्लास है आज हमारी। इनको बस नोट करते रहो, जैसे जैसे क्लास आ रही है उनको नोट करते रहिए। बाकी क्लास आनी है नहीं आनी है, कौन सी क्लास आनी है, ये हमारी टेंशन है। आपसे ज़्यादा आपकी टेंशन हमें होती है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बस आपको मन लगा के तैयारी करते रहिए, बाकी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आपको जो बता रहे हैं, जिस तरीके से सिखा रहे हैं उस तरीके से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि चर्चा में रहा वीओ चिदंबरनार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ये चिदंबरनार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने केरल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी में से आपको क्या बताना है, आंसर बताना है कि बताइए ये चिदंबरनार बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बंदरगाह आप देखोगे ये कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चा? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है ना। कौन सा बंदरगाह? वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पोर्ट से हमारा। अब ये बंदरगाह चर्चा में क्यों था तो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना स्टार्ट की गई है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भारत की पहली, आपको याद रखना है, भारत की पहली, आपको याद रखना है, भारत की पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन ठीक, पायलट परियोजना यहाँ पर की गई। क्या की गई है? परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये याद रखना है। भारत में पहली पोर्ट आधारित जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो पायलट परियोजना स्टार्ट की गई है, ये भी चर्चा में इसलिए ही था क्योंकि यहाँ पर जो है पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना स्टार्ट हुई है। कौन से पे? वीओ चिदंबरनार बंदरगाह कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हम पोर्ट्स को पढ़ते हैं, जब हम बंदरगाह को पढ़ते हैं मेरे बच्चा, तो बंदरगाह को हम देखते हैं, बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो बंदरगाह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बंदरगाह जो है 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बंदरगाह होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा बंदरगाह बेटा? एक होता है हमारा मेजर बंदरगाह। कौन सा होता है? मेजर बंदरगाह, जिसको हम बड़े बंदरगाह बोलते हैं। एक होता है हमारा कौन सा मेरे बच्चे? माइनर पोर्ट्स होता है, माइनर पोर्ट होता है, जिनको हम छोटे बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं मेजर बंदरगाह की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी है? 13 है, 13 है। और इनकी संख्या लगभग कितनी है? 200 के आसपास है, ठीक है। जो हमारे माइनर पोर्ट्स हैं, जो हमारे छोटे बंदरगाह। बड़े बंदरगाह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। बड़े बंदरगाह 2 कैटेगरी के अंदर बड़े बटे हुए हैं। एक तो ऐसा बंदरगाह जिसको जो है सरकार संचालित करती है, और एक ऐसा बंदरगाह जिसको जो है प्राइवेट सेक्टर संचालित करता है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर संचालित करता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। एक ऐसा बंदरगाह जो कि जिसे गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, और एक ऐसा कोर्स है जिसे जो है प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहा है। अब यदि मैं सरकार की बात करता हूँ तो सरकार के अधीन जो चलने वाले बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है मेरे बच्चे? 12 है। और प्राइवेट सेक्टर के अधीन चलने वाले जो बंदरगाह की संख्या कितनी है? 1 है। और एक जो बंदरगाह है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का, इसके बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ। कौन सा है मेरे बच्चा? एन्नोर बंदरगाह है, ठीक है ना। कौन सा बंदरगाह है ये? एन्नोर बंदरगाह। और ये एन्नोर बंदरगाह भी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ पर? ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसी बंदरगाह को, एन्नोर बंदरगाह को हम किस नाम से जानते हैं? कामराज बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी एन्नोर बंदरगाह को हम किसके नाम से जानते हैं मेरे बच्चा? कामराज पोर्ट के नाम से जानते हैं, कामराज बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है बंदरगाह, ठीक है। बंदर ये भारत का क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर का बंदरगाह है। बाकी 12 बंदरगाह ऐसे हैं जो
कि सरकार के अधीन काम करते हैं, सरकार के अंडर में काम करते हैं, ठीक है ना, जिनका हैंडल किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स याद रखना है। अभी मैं कुछ आपको लिखवा देता हूँ बंदरगाह जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, थोड़ा जिगर कम है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हमारे बंदरगाह हैं जो प्रसिद्ध हैं, देखो एक तो है हमारा कौन सा, कांडला बंदरगाह है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चे, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। मैं लिखवा देता हूँ ये करके, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जो टॉपिक आपकी चर्चा के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, वही हम लिखते हैं। तो पहला एक तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा बंदरगाह बच्चा, कांडला बंदरगाह, ध्यान रखिए कौन सा बंदरगाह है, कांडला पोर्ट है। और ये जो कांडला पोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चे, कांडला पोर्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, दीनदयाल पोर्ट ही बोलते हैं, ध्यान रखिए। इसको हमने किसके नाम से जाना है, दीनदयाल ट्रस्ट पोर्ट के नाम से भी जाना है, ध्यान रखिए, दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे गुजरात राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है ना। ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। तो इसीलिए आपको ये बंदरगाह क्या करना है, याद रखना है, कांडला बंदरगाह, ठीक है। इसके बाद एक और बंदरगाह है जिसको हमने बोला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ध्यान रखेंगे, पीटी नेहरू बंदरगाह, ध्यान रखेंगे। JNPT हम जिसको बोलते हैं, JNPT बंदरगाह इसको हम बोलते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं नावा सेवा बंदरगाह, ध्यान रखेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं, नावा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं इसको। और ये जो नावा सेवा पोर्ट है मेरे बच्चे, ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिए, नावा सेवा पोर्ट ये कहाँ पर है, ये जो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे, नावा सेवा पोर्ट। आपसे पूछता है कि बताइए ये बंदरगाह कहाँ पर है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कि अन्य बंदरगाह की, एक बंदरगाह आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए मारमागुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मारमागुआ जो पोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है। तो मेरे बच्चा मारमागुआ जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, ये स्थित है कहाँ, गोवा के अंदर स्थित है, ठीक है, ये कहाँ पर है, गोवा में ही स्थित है। तो आपको याद रखना है। लेकिन इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, देखो गोवा की एक प्रसिद्ध रिवर है जिसको हम मांडवी नदी बोलते हैं, लेकिन ये मांडवी नदी पर नहीं है, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है और बच्चा इसमें मांडवी नदी लगा देता है। ये जो बंदरगाह है मारमागुआ पोर्ट, ये मांडवी नदी पर नहीं है, ये किस पर है मेरे बच्चे, ज्वारी पोर्ट पर, ज्वारी नदी पर है। किस पर है ये है ज्वारी नदी पर। तो आपको याद रखना है ये कौन सी नदी पर है, ज्वारी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिए, ठीक है, मारमागुआ पोर्ट। और उसके बाद देखो एक और पोर्ट है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोच्चि पोर्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा जो कोच्चि पोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है, केरल के अंदर स्थित है, ध्यान रखेंगे, ये भी लिख लेते हैं। कौन सा पोर्ट है हमारा, कोच्चि पोर्ट है। और ध्यान रखेंगे जो कोच्चि बंदरगाह है हमारा, कोच्चि पोर्ट है। तो मेरे बच्चे ये कोच्चि पोर्ट कहाँ पर है, केरल राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, ये केरल में है। और कोच्चि पोर्ट को आपको याद रखना है, कोच्चि को हम क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी को, ध्यान रखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, अरब सागर की रानी इसी को बोलते हैं, अरब सागर की रानी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक तो हमारी ये बंदरगाह है, ठीक है, इनको नोट कीजिए अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो और हमारे बंदरगाह हैं जो चर्चा में रहते हैं, एक दो और बंदरगाह हैं, मैं उनको भी लिखवा देता हूँ। तो उसके अलावा जो बंदरगाह हैं हमारे, देखो इसके अलावा और कौन कौन से बंदरगाह हैं ये भी लिख लेते हैं हम। इसके अलावा जो बंदरगाह हैं हमारे, दो और बंदरगाह जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, ध्यान रखिए, ठीक है ना। कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ध्यान रखेंगे, पत्तनम जो पोर्ट है, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है मेरे बच्चे, कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्र बंदरगाह है। ध्यान रखिए विशाखापट्टनम पोर्ट ये कैसा है, ये एक जो है एक स्थल रुद्र बंदरगाह है, ध्यान रखिए, कैसा बंदरगाह है, ये स्थल रुद्र बंदरगाह है, ध्यान रखना, स्थल रुद्र बंदरगाह है, ध्यान रखिए, स्थल रुद्र क्या है, ये बंदरगाह है, ध्यान रखिए, बंदरगाह रुद्र बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा है, ये स्थल रुद्र बंदरगाह, यह है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके बाद हम एक और देखते हैं बंदरगाह जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा, जिसे हम कहते हैं कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है। इसके नाम से जानते हैं मेरे बच्चा, कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है। कलकत्ता जो पोर्ट है इसको हम और भी किसी नाम से जानते हैं क्या, ये बिल्कुल जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इसे हम बोलते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे पुराना पोर्ट है।
ध्यान रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मेरे बच्चा वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो इसलिए ये कुछ हमारे इंपोर्टेंट बंदरगाह हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इनको अच्छी तरीके से नोट करना। दूसरा है जो मैंने आपको लिखवाया था कि एक बंदरगाह जिसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नावा सेवा के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप यदि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो कलकत्ता बंदरगाह है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसे हम जो है म्यांमार के किस बंदरगाह से जोड़ने के लिए हम जो है और हम जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के लिए हमने कौन सी परियोजना यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में स्टार्ट की है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया का निर्माण किस राज्य में जो है किया जा रहा है, ठीक है। सिरेमिक वेस्ट पार्क, वेस्ट मतलब जो कचरे से बना हुआ है, ठीक है। स्टैचू वगैरह जितनी भी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं वो कचरे को मेल्ट करके, ठीक है, उससे जो लिक्विड बनाया गया है उससे बनाया गया है, ठीक है। सिरेमिक जो वेस्ट पार्क है इसे हमने जो है अनोखी दुनिया का पार्क कहा है। ध्यान रखिए, एक अनोखी ही दुनिया है। इसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिए, ये जो पार्क बन रहा है ये कहाँ पर बन रहा है मेरे बच्चा? ये उत्तर प्रदेश राज्य में बन रहा है। कहाँ पर बना है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश राज्य में भी कहाँ पर बना है मेरे बच्चा? ये बुलंदशहर जिले में बना है, ठीक है ना। ये कहाँ पर बना है? बुलंदशहर जो है जिले के अंदर जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में ये बुलंदशहर जिले के अंदर बना है अनोखी दुनिया, जिसको हमने नाम दिया है। और ये विश्व का क्या है? पहला ऐसा जो है पार्क, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जो है यात्री, यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से जो है लोगों की क्या करी जाएगी? पहचान करी जाएगी। अब आपको वहां पर जाकर अपनी आइडेंटिटी वगैरह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, आपको किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं अब एआई तरीके से आपकी पहचान कर ली जाएगी। मात्र 14 सेकंड के अंदर, 14 जो है सेकंड के अंदर आपकी पहचान कर ली जाएगी, ठीक है ना, आपकी जांच कर ली जाएगी। तो ये कौन से जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्टार्ट किया है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है मेरे बच्चे? ये नई दिल्ली में है, ध्यान रखिए दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी है अबू धाबी जायट एयरपोर्ट, ठीक है, ये कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। उसके बाद है दोहा हमाद एयरपोर्ट, तो दोहा हमाद एयरपोर्ट कहाँ पर है? कतर में है। उसके बाद है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इन्हीं से आपको बताना है कि कौन से जो है एयरपोर्ट ने इसको जो है शुरू किया है। तो ध्यान रखिए, ये शुरू करने वाला जो एयरपोर्ट है मेरे बच्चे, ये कौन सा है? यह है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना, जिसने इसको संचालित किया है। और ये इमिग्रेशन पूरी करने के लिए एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है, कॉरिडोर स्टार्ट किया है, जिसमें एआई तरीके से लोगों की क्या करी जाएगी? पहचान। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बेटा एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो एशिया का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कौन सा है मेरे बच्चा? आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो यह है कौन सा मेरे बच्चा? किंग फहद, ठीक है, ध्यान रखिए किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चे? सऊदी अरब के अंदर स्थित है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा है। और एशिया में दूसरे नंबर पर जो बन रहा है वो नोएडा के अंदर बन रहा है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा एशिया का हवाई अड्डा कहलाएगा जब बनकर तैयार हो जाएगा, जेवर हवाई अड्डा। और जेवर हवाई अड्डा यात्री और व्यापार दोनों दृष्टि से बनाया जा रहा है। भारत का पहला जो है ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, ठीक है। दूसरा है, यदि आपसे क्वेश्चन अभी करंट का एक और क्वेश्चन आपका चर्चा में हवाई अड्डे को लेकर, तो मैं ये भी कंप्लीट करा देता हूँ।
अब हवाई अड्डे को लेकर जो है जो आपको करंट में जो चर्चा में क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है कि स्काई ट्रैक्स के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो है एयरपोर्ट कौन सा है। तो ध्यान रखिए स्काई ट्रैक्स एक रिपोर्ट जारी करती है, स्काई ट्रैक्स ध्यान रखिए के अनुसार के ये याद रखना है आपको के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। तो ध्यान रखेंगे विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का जो अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ जो घोषित किया है इसने एयरपोर्ट, वो किसको घोषित किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये घोषित किया है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसको घोषित किया है, ये घोषित किया है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखेंगे चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह हवाई अड्डा अभी हाल ही में चर्चा में था, ये कौन से देश के अंदर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये सिंगापुर में। कहाँ का है ये मेरे बच्चे, सिंगापुर का स्थित है, ध्यान रखेंगे सिंगापुर में है। तो इसलिए आपको ये याद भी रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसे अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स ने जो है एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट इसको बताया चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनाया है, ठीक है। कहाँ का है ये, सिंगापुर का है। क्वेश्चन नंबर 4, आगे क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत का पहला एआई संचालित, यानी जो एआई से संचालित है अनुवाद मंच है, ठीक है, जहाँ पर ट्रांसलेट किया जाएगा, एक ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म है जो जनजातीय भाषाओं की पहचान को संरक्षित करेगा। जो हमारे देश के अंदर जो ट्राइब्स होती हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उनको जो है क्या करेगा, उनकी लैंग्वेज को जो है संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। उनको जो है क्या करेगा, उनको जो है उनकी जो लैंग्वेज है उनको आइडेंटिटी करेगा, उनको संरक्षण देगा, प्रोटेक्शन देगा। तो ऑप्शन है आपके सामने कौन सा है, दीक्षा, ताल पोर्टल, भारतवाणी, आदिवाणी। इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है और ये भारत का पहला है जो कि आर्टिफिशियल के द्वारा संचालित है, अनुवाद मंच है, ध्यान रखिए। और ये कौन सा है, हमारा आदिवाणी है, ध्यान रखना। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, आदिवाणी होगा। भारत का पहला ये क्या है, एआई के द्वारा संचालित अनुवाद मंच है, ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म है। और इसका काम है जो भारत के अंदर जो ट्राइब्स हैं उनकी लैंग्वेज को संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। ताल पोर्टल की यदि मैं बात करता हूँ तो ताल पोर्टल के बारे में आपको याद रखना है, ये क्या है, ये जो है भारत के अंदर जो डिजिटल इंडिया पहल जो शुरू की गई थी वो उसका जो है ई गवर्नेंस की को मापने का काम है इसका, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ताल पोर्टल याद रख लेना, ये क्या है कि भारत में इसका काम क्या है, भारत में ध्यान रखेंगे डिजिटल इंडिया, ठीक है, भारत में डिजिटल इंडिया पहल के तहत ये याद रख लेना, ठीक है ना, ई गवर्नेंस, ठीक है ना, ई गवर्नेंस की को जो है मापने का काम करेगा, को मापने का काम करता है, ठीक है ना, काम करता है, ठीक है ना। कौन सा है हमारा, ताल पोर्टल है। भारतवाणी ये भारत सरकार के द्वारा से शुरू की गई थी, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज को, जो भारत की जो लैंग्वेज हैं उसमें जो है लैंग्वेज के आधार पर लोग ताकि कल्चर को समझ सकें, भाई यहाँ के कल्चर को दूसरे राज्य के लोग समझ सकें, उसमें जो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतवाणी का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखेंगे। भारतवाणी जिसमें लोग जो है अपनी लैंग्वेज में जाकर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी बुक जो है वहाँ से उठाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, भारतवाणी। तो ध्यान रखेंगे भारत का पहला कौन सा है, हमारा आदिवाणी है, आदिवासियों के लिए आदिवाणी बात समझ जाएगी आप, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एनसीईआरटी का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। अभी चर्चा में था एनसीईआरटी, क्यों चर्चा में था, क्योंकि इसने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, ठीक है। कौन कौन से लॉन्च किए हैं पोर्टल वो मैं अभी आपको बता दूँ। तो ये क्वेश्चन है आपका जो है अभी हाल ही में जो एनसीईआरटी ने अपना जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन है 60, 62, 65 या 70। तो ध्यान रखिए अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने कब मेरे बच्चे, कब 1 सितंबर, ध्यान रखिए 1 सितंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 65वां स्थापना दिवस मनाया है। आप याद रखना, ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 65वां स्थापना दिवस मनाया है। और इस 65वें स्थापना दिवस पर इसने किसको लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिए एक तो इसने टीवी चैनल लॉन्च किया है, कौन सा, बाल वाटिका टीवी चैनल, ये आपको याद रखना है। क्या लॉन्च किया है, एक तो इन्होंने लॉन्च किया है बाल वाटिका टीवी
चैनल को जो है क्या करा है, टीवी चैनल लॉन्च किया है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे टीवी चैनल क्या करा है, लॉन्च किया है। तो एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, लॉन्च किया है इसे। दूसरा इन्होंने एक और पोर्टल शुरू करा है जिसका नाम क्या है, दीक्षा 2.0, ठीक है। क्या शुरू करा है, दीक्षा जो है 2.0 इन्होंने क्या करा है, ये पोर्टल स्टार्ट किया है, इसको भी लॉन्च किया है। अब ये क्या है, ध्यान रखेंगे, ये एआई से संचालित इसमें सुविधाएं शामिल की गई हैं दीक्षा के अंदर। ध्यान रखेंगे इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि एक तो ये एआई के द्वारा संचालित होगा। ध्यान रखेंगे एआई के द्वारा संचालित सुविधा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसमें जो है रखी गई है, ठीक है। एआई के द्वारा जो है इसमें जो है एआई के द्वारा संचालित है, ये संचालित है, एक तो सबसे बड़ी खास बात ये है। और दूसरा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में दीक्षा 2.0 लॉन्च हुआ है, कितनी भाषाओं में लॉन्च हुआ है। इसमें ध्यान रखेंगे 12 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। कितनी भाषाओं का, इसमें 12 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपको याद रखना है, 12 भाषाओं का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें 12 भारतीय भाषाओं को इसमें प्रयोग किया गया है, किसमें, दीक्षा 2.0 में। और एनसीईआरटी ने भी हाल ही में जो है अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया 1 सितंबर 2025 को, जिसमें इसने 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं, एक तो बाल वाटिका टीवी चैनल को लॉन्च किया है और एक दीक्षा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। दीक्षा 2.0 पूर्ण रूप से एआई द्वारा संचालित है और दूसरा है इसमें भारतीय 12 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में, संभावित सूची का मतलब होता है टेम्परेरी जो हमारी लिस्ट होती है, अस्थायी सूची जिसको हम बोलते हैं, सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है, यदि सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो घूम जाओगे। अब इसमें ऑप्शन में आपको दे रखा है कि भाई इसमें जो है ऑप्शन है आपके सामने कौन कौन से, एक तो ऑप्शन है आपके सामने 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब यूनेस्को ने क्या काम करा है हाल ही में, भारत ने, ठीक है, भारत ने किसमें, यूनेस्को की संभावित सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया है, तो मेरे बच्चा 7 स्थल को शामिल किया है। कितने स्थल को शामिल किया है, 7 स्थल को शामिल किया है। अब ये 7 स्थल कौन कौन से हैं गुरुजी, इनके बारे में बता देते हैं। देखो एक तो है आपका कौन सा है, एक तो है आपका दक्कन ट्रैप, कौन सा है, लिख लेना क्योंकि ये ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। डेक्कन ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा हो जाएगा आपका, डेक्कन ट्रैप हो जाएगा। और ये जो डेक्कन ट्रैप है ये मेरे बच्चे कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। जब आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको यहाँ पर कोयना वन्य जीव अभयारण्य मिलेगा, उसी के मध्य में है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसी के मध्य में स्थित है कोयना वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, ध्यान रखिए, अभयारण्य यहाँ पर ये जो है स्थित है, ध्यान रखेंगे इसके मध्य में स्थित है। कौन सा, हमारा डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र के अंदर है, तो इसको शामिल किया गया है। कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कोयना एक रिवर है जिसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोला जाता है, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो एक इसको जो है शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे, तो एक शामिल किया गया है किसको, तिरुपति हिल्स को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, तिरुपति हिल्स, ध्यान रखना, तिरुपति हिल्स को शामिल किया गया है। और तिरुपति हिल्स जो है मेरे बच्चे ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है, इनको शामिल किया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इनको शामिल किया गया है। एक किसको शामिल किया गया है मेरे बच्चा, एक किया गया है एरामट्टी-डिवालू को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, एरा जो है मट्टी-डिवालू को शामिल किया गया है। नंबर 3 पर यदि हम देखेंगे तो क्या है, एरामट्टी-डिवालू, ध्यान रखिए, एरामट्टी-डिवालू को क्या करा गया है, शामिल किया गया है। अब ये क्या है भैया, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये है क्या, ये है क्या, तो मेरे बच्चा ये है जो है लाल रेत की पहाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये क्या है मेरे बच्चा, ये लाल रेत की पहाड़ियां हैं जिनको जो है यूनेस्को में जो है यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है ना। एक हम याद रखेंगे सेंट मैरी आइलैंड है। नंबर 4 को यदि हम देखें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सेंट मैरी आइलैंड, ध्यान रखिए, सेंट मैरी द्वीप। और सेंट मैरी जो द्वीप है, जो आइलैंड है, ये मेरे बच्चा कहाँ पर है, यह है उडुपी में, ठीक है, ये कहाँ पर है,
उडुपी, ठीक है। उडुपी कर्नाटक राज्य के अंदर, आप राज्य ही लिखिए सीधा, कहाँ पर स्थित है ये, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सेंट मैरी क्वीन। तो एक तो आपको ये 4 याद रखने हैं, ठीक है। बाकी की और कौन कौन से हैं, पांचवा यदि मैं बात करता हूँ, पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्कला जो है क्लिफ हो जाएगा, ठीक है। पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा, वर्कला क्लिफ, वर्कला क्लिफ हो जाएगा। ध्यान रखिए वर्कला क्लिफ क्या है, एक स्थल है केरल राज्य के अंदर जो कि बहुत प्रसिद्ध सौंदर्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पर है ये, केरल राज्य के अंदर स्थित है। इसे भी जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो 5 तो क्षेत्र हमारे ये। छठा जो है हमारा वो कौन सा है, नागा हिल्स है। ध्यान रखिए कहाँ का है, नागालैंड का है। छठा हमारा कौन सा है मेरे बच्चा, नागा हिल है। ध्यान रखेंगे नागा हिल, ठीक है। नागा हिल कहाँ की है ये मेरे बच्चा जो है, नागा हिल आलियापेट कहाँ की है, ये नागालैंड, ठीक है। कहाँ के हैं ये, नागालैंड के हैं। ध्यान रखिए नागालैंड, ठीक है। एक जो है मेघालय की गुफाओं को इसमें क्या करा गया है, शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे मेघालय युग की गुफाएं इसमें जो है शामिल हुई है। 7वें नंबर पर क्या है, मेघालय युग की गुफाएं, ठीक है। मेघालय युग की गुफाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये 7 क्षेत्र हैं जिनको जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये 7 के 7 क्षेत्र आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में यूनेस्को की जो है, भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में 7 शहरों को या 7 क्षेत्रों को शामिल किया है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इन 7 के शामिल होने के बाद कि भारत के कितनी ऐसे सूची, कैसे इतने स्थल हो गए जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हैं। तो देखो अब इनके शामिल होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। इनके शामिल होने के बाद क्या हुआ है, जब ये शामिल हुए हैं तो और क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से आपके पेपर के अंदर, जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ये बनेगा कि बच्चा ये बताइए अब वर्तमान में इनके शामिल होने के बाद यूनेस्को में जो है अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हो गए हैं। तो अस्थायी सूची में भारत के जो स्थल शामिल हुए हैं, ध्यान रखेंगे अस्थायी सूची की यदि मैं बात करता हूँ, संभावित सूची की बात करता हूँ, तो भारतीय स्थल की यदि हम बात करें, सांस्कृतिक स्थल कितने, कौन से सांस्कृतिक स्थल, ध्यान रखेंगे सांस्कृतिक स्थल। और तो सांस्कृतिक स्थल मेरे बच्चे कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। और यदि मैं किसकी बात करता हूँ, प्राकृतिक स्थल की बात करता हूँ मेरे बच्चा, प्राकृतिक स्थल, तो प्राकृतिक स्थल कितने हो जाते हैं मेरे बच्चा, 17 हो जाते हैं। और ध्यान रखेंगे प्राकृतिक स्थल 17 हैं। और यदि मैं मिश्रित स्थल की बात करता हूँ, किसकी, मिश्रित स्थल की बात करता हूँ, तो मिश्रित स्थल हमारे कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। अब ये स्थायी सूची की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अस्थायी सूची की बात, संभावित सूची की बात, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि यूनेस्को की स्थायी सूची में भारत के कितने जो है अब वर्तमान में कितनी विरासत स्थल है, ठीक है ना। यदि हम बात करें किसकी मेरे बच्चा, यूनेस्को की, किसकी बात करें, यदि हम बात करें यूनेस्को की, यदि हम बात करें तो यूनेस्को की सूची में, ध्यान रखेंगे यूनेस्को की लिस्ट में जो है भारत के, ध्यान रखेंगे लिस्ट में भारत के जो है विरासत स्थल कितने हो गए हैं, विरासत स्थल कितने हो गए हैं वर्तमान में, ध्यान रखेंगे। तो कितने हो गए हैं मेरे बच्चा, इनकी संख्या हो गई है 44। कितनी हो गई है इनकी संख्या, 44 हो गई है। अब मैं अस्थायी की बात नहीं कर रहा, मैं स्थायी की बात कर रहा हूँ। ये तो वो थे जो पहले हमने पढ़े थे जिनको भारत ने घोषित किया था। अब ये हैं जिन्हें यूनेस्को ने शामिल कर लिया अपने अंदर, ठीक है ना। 44 हो गए हैं। तो मेरे बच्चा आपसे पूछ सकता है कि बताइए 44 में है तो 44वां कौन सा बना है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे सैन्य मराठा परिदर्श्य बना है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सैन्य मराठा जो है परिदर्श्य को जो है क्या करा गया है, शामिल किया गया है। ये 44 हो गए। अब इन 44 की यदि मैं बात करता हूँ तो बच्चा आपसे इनसे पूछेगा कि बताओ इनमें सांस्कृतिक स्थल कितने भी हो गए मेरे बेटा, तो ध्यान रखेंगे सांस्कृतिक जो स्थल हो गए हैं, तो सांस्कृतिक स्थल जो हो गए हैं इनकी संख्या 36 हो गई है यहाँ, ठीक है। और यदि मैं प्राकृतिक स्थल की बात करता हूँ मेरे बच्चा, प्राकृतिक स्थल, तो ध्यान रखेंगे प्राकृतिक स्थल की संख्या कितनी हो गई है, 7। और यहाँ पर मिश्रित स्थल कितने हैं मेरे बच्चा, तो मिश्रित स्थल की यदि हम बात करेंगे तो मिश्रित स्थल हमारे कितने हैं, 1 हैं। ध्यान रखिए ये वो सूची है जो वर्तमान में यूनेस्को ने जिन्हें भारत के जो है भारत के स्थलों को शामिल किया गया है।
तो वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? 44 हैं, और 44 जो 2025 में शामिल हुआ है सैन्य मराठा परिदर्शक। यदि आपसे 43वां पूछेगा तो ध्यान रखेंगे 43वां मोइनमस जो है, जो मोइनमस जो कला है, यानी जो आप देखोगे जो अहोम साम्राज्य से जुड़ी हुई तो दफनाने की जो वहाँ पर प्रक्रिया थी उसको जो है यूनेस्को ने शामिल किया था। वो 43वां स्थल था अहोम साम्राज्य टीले, ध्यान रखिए, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल थी। तो आपको ये याद रखना। दूसरा, और मैं यहाँ से एक और चीज आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ, सारी चीजें यहाँ से क्लियर करके चलूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी एग्जाम में ना हो, ठीक है। सारे ही करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। अब देखो मेरे बच्चा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए, ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या इसमें भारत की अमूर्त इस सांस्कृतिक सूची कितनी है? तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है यूनेस्को में भारत की ये भी याद रखेंगे, भारत की अमूर्त जो है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। सांस्कृतिक जो है विरासत कितनी है भारत की? तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है अमूर्त, ये कितनी है मेरे बच्चा? इनकी संख्या कितनी है? 15 है। इनकी संख्या कितनी है? 15 है। और 15वां जो बना है मेरे बच्चा, आपको याद रखना है, 15वां जो जुड़ा है, ये जुड़ा है गरबा नृत्य। किसको जोड़ा गया है? गरबा को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 2023 के अंदर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 15 है। तो एक तो आपको ये याद रखना है, गरबा को अंतिम रूप से भारत की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया था। दूसरा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चा कि जो है यूनेस्को में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो ध्यान रखना भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये भी याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं मेरे बच्चा? बायोस्फीयर रिजर्व तो ये कितने हैं मेरे बच्चा? ध्यान रखेंगे ये हैं 13। कितने हैं? 13। पहले थे 12, अब 2025 में 13वां भी शामिल हुआ है। और ध्यान रखेंगे जो 13वां है वो 13वां क्या है मेरे बच्चा? तो ध्यान रखेंगे 13वां है जो हमारा कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल, ठीक है, जो हमारा क्या है? कोल्ड डिजर्ट, ध्यान रखना, ठीक है, क्या है हमारा? कोल्ड डिजर्ट है। तो ये है हमारा क्या है? जो है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, तो जो कि हमारा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर है। इसको हमने यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया है। और ये कौन सा बना है? 13वां बना है। भारत का ये 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल था। 12वां था पन्ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है मेरे बेटा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे यूनेस्को के यदि हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे बच्चा? पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनेस्को का? पेरिस में है, ध्यान रखेंगे पेरिस में है। और 16 नवंबर 1945 ईस्वी में यूनेस्को की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मैंने यूनेस्को से संबंधित करंट अफेयर्स की सारे ही टॉपिक मैंने क्या करा दिए, हमको कंप्लीट करा दिए, हमको अच्छे से नोट कर लेना। यदि आप स्टेटिक जीएस में जाएंगे तो फिर आपको ये भी याद करने का कि कौन कौन सी 15 हमारी अमूर्त संस्कृति हैं और कौन कौन से हमारे 13 बायोस्फीयर हैं, फिर किसको हमने पहली बार शामिल किया था, ठीक है। ये फिर हमारा जो स्टेटिक जीएस का पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आज का क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री डीएलआर को नियुक्त किया है? ध्यान रखना, अब एआई का जमाना है भाई विश्व के अंदर, तो एआई का कैबिनेट मंत्री भी बन गया है भाई, ध्यान रखना। पहला जो है आर्टिफिशियल के द्वारा संचालित है और ये क्या है? कैबिनेट मंत्री, जिसका नाम है डीएलआर। ये कौन से देश ने नियुक्त किया है? भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसने जो है ये नियुक्त किया है। तो एआई कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त हो गए भी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन है चीन, फ्रांस, अजरबैजान, अल्बानिया। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चा? अल्बानिया होगा। अल्बानिया की राजधानी आपसे पूछेगा कि अल्बानिया की राजधानी बताइए, ध्यान रखेंगे तो आपको राजधानी भी याद रखनी है। अल्बानिया की राजधानी क्या है मेरे बच्चा? इसकी राजधानी है तिराना, ध्यान रखिए। इसकी राजधानी क्या है? तिराना है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए अल्बानिया के जो है वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि भाई इन्होंने जारी किया है तो प्रधानमंत्री भी चर्चा में रहेंगे, ध्यान रखिए। अल्बानिया के यदि मेरे बच्चा आपसे पीएम पूछेगा तो ध्यान रखिए पीएम कौन है यहाँ के? एडी रामा, ध्यान रखिए पीएम कौन है? एडी रामा है। और यहाँ की मुद्रा आपसे पूछेगा कि बताइए अल्बानिया की करेंसी क्या है, तो मेरे बच्चा अल्बानिया की करेंसी लैक है, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखनी है आपको,
ठीक है। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है जो एआई द्वारा संचालित है, इसका नाम है DLR। ये जो है क्या बना है, विश्व का पहला कैबिनेट मंत्री है जो एआई से बना है, ध्यान रखिए DLR, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, भारत के पहले PM मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क की नींव रखी गई है। इसकी नींव कहाँ पे रखी गई है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, मित्रा बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो इसकी जो नींव रखी गई है ये कहाँ पर रखी गई है, भारत के पहले PM मेगा जो है इंटीग्रेटेड, ये भी याद रखना, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड भी है। तो ये जो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क की जो नींव रखी गई है ये कहाँ पर रखी गई है, तो मेरे बच्चे की रखी गई है कहाँ पर, जो है मध्य प्रदेश के अंदर रखी गई है। और भारत के जो है 5 और जो है मेगा पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ध्यान रखिए। और ये क्या है, भारत का पहला है जो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, ये कहाँ पर बना है, मध्य प्रदेश राज्य के कौन से जिले में बना है मेरे बच्चा, तो ध्यान रखिए धार डिस्ट्रिक्ट में बना है। धार डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है जिसका नाम है भैंसोला, ध्यान रखिए कहाँ पर बना है, ये बना है धार जिले के भैंसोला गाँव में, ध्यान रखना, धार जिले के भैंसोला गांव में बना है, तो याद रखेंगे भैंसोला, ठीक है, भैंसोला गांव के अंदर जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। एआई का जमाना है भाई, देख लो, ठीक है, सब कुछ एआई चल रहा है ना। तो ये पहला अपैरल पार्क बना है, कहाँ पर बना है, किस राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों में गीता भवन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। जितने भी राज्य सरकार, जितने भी जो है नगरीय निकाय हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू संचालित है, इन सब में गीता भवन केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, मोहन यादव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि WHO ने किस देश को रूबेला से मुक्त घोषित कर दिया है। रूबेला से मुक्त घोषित किया है, हाल ही में 2025 में WHO ने किसे मुक्त घोषित किया है, आपके सामने ऑप्शन है भूटान, भारत, नेपाल या बांग्लादेश। ध्यान रखिए रूबेला से जो मुक्त घोषित करा है किसको किया है, नेपाल को किया है, किसने किया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे। और दूसरा है जो अभी हाल ही में 2025 में मलेरिया से जो मुक्त घोषित किया था, मलेरिया से जो मुक्त घोषित किया था, ध्यान रखेंगे, किससे, मलेरिया से जो मुक्त घोषित किया था, मच्छर बहुत हो रहे हैं अभी, ठीक है, किससे, मलेरिया से जो मुक्त घोषित किया था मेरे बच्चा, किस को घोषित किया है, WHO ने, ये भी बता देता हूँ 2025 में। एक तो कौन सा है मेरे बच्चा, सूरीनाम है, ध्यान रखेंगे, कौन सा है, सूरीनाम है जिसको मुक्त घोषित किया है। एक कौन सा है मेरे बच्चा, मिस्र है, तो याद रखेंगे मिस्र है। एक कौन सा है, तिमोर लेस्ते, ध्यान रखेंगे, तिमोर लेस्ते जो है, इन 3 देशों को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसने, WHO ने, ठीक है ना, ध्यान रखिए। एक है सेनेगल जिसको जो है यूनेस्को ने जो है ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है। तो ये जो है ट्रैकोमा बीमारी होती है, आंखों को जो है प्रभावित करती है, ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है यूनेस्को ने, किसको घोषित किया है मेरे बच्चा, सेनेगल को घोषित किया है। किसको घोषित किया है, ये सेनेगल को घोषित किया है, सेनेगल को, ध्यान रखिए। और नीचे नोट करके लिखेंगे, नीचे नोट करके आपको लिखना है कि भारत 2014 में, ध्यान रखेंगे कब, भारत 2014 में जो है किससे, पोलियो से मुक्त घोषित हुआ था, पोलियो से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पोलियो से मुक्त घोषित हुआ था, बेशक से 2014 में हुआ हो, ध्यान रखेंगे, लेकिन आपसे पेपर में पूछता है, घोषित किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। भारत जो हुआ था वो 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित हुआ था, याद रखना है आपको, ठीक है। यदि हम किसकी बात करेंगे, WHO की बात करता हूं मैं, तो WHO की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल 1900, ध्यान रखेंगे WHO की जो स्थापना है ये आपसे पूछेगा कि भैया ये बताइए WHO का जो है स्थापना हुई है ये कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। तो ध्यान रखेंगे WHO की स्थापना की यदि मैं बात करता हूँ, स्थापना, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल जो है 1948 ईस्वी में हुई है, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं मेरे बच्चा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ध्यान रखेंगे।
स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं क्योंकि एक वर्ष 7 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल को किसकी स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO के अध्यक्ष आपसे पूछेगा कि बताइए इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो आपको अध्यक्ष भी याद रखना है मेरे बच्चा। इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर, ध्यान रखेंगे, जो इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एडोनम घेब्रियस, इनका नाम है, ठीक है, इथोपिया के हैं ये, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर जो है डॉक्टर एडोनम घेब्रियस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, घेब्रेयस, ठीक है ना, ध्यान रखिए कहाँ के हैं ये, इथियोपिया के हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर एडोनम घेब्रियस जो है, ध्यान रखेंगे ये कहाँ के रहने वाले, इथियोपिया के, ठीक है ना, डॉक्टर एडोनम घेब्रियस, ठीक है। तो ये हैं आज के हमारे जो है 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, और सभी क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरीके से नोट करना है, पढ़ना है, लिखना है। दूसरा भाई आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो है इसका लिंक भी शेयर करो। आपके पास आप किसी भी ग्रुप में हैं, किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कोई बच्चा है जो आने वाले समय में पढ़ाई करेगा, उसको बताइए कि भाई ये चैनल है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइबर भी करें, ठीक है ना। बस आपसे यही एक हम तो यही चीज़ मांगते हैं आपसे कुछ नहीं मांगते, बस बाकी हमारी मेहनत है और उसके बाद फिर आपकी मेहनत है। हमारी मेहनत में ही 4 चांद आपको लगाने हैं, हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद इसका रिवीजन बेहतर तरीके से आप करके जाएंगे तो आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी, इस बात की गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।